नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनके गुनाहों की फेहरिस्त खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है विपक्षी पार्टियों की। दूसरी खबर में बात आगरा की जामा मस्जिद की। तीसरी खबर में बात सीमा हैदर की। चौथी खबर में बात हिंदू विरोधी स्कूल की। सबसे पहले बात विपक्षी पार्टियों की। लोकसभा चुनाव भले ही अगले साल होने वाले हैं, लेकिन उसे लेकर देश भर की कई बड़ी पार्टियां अपनी तैयारियां पूरी करती नजर आ रही है। एक और बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस समेत 26 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में साल 2014 और 2019 में एक तरफा बहुमत पाने वाली पार्टी बीजेपी भी अपने सहयोगी दलों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 को जीतने की अपनी तैयारियां पूरी करती नजर आ रही। फिलहाल इसी बीच हुए एक सर्वे ने उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी को बड़ी राहत दी, वहीं विपक्षी गठबंधन को अपनी तैयारियों कई स्तर तक बढ़ाने के लिए सचेत कर दिया है। दरअसल कई मीडिया चैनल पूरे देश में होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपना सर्वे करा रहे हैं। ऐसे में एक सर्वे ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार की ही तरह इस बार भी बहुमत में दिखाया है। वह इस बार भी बसपा के साथ ही इंडिया गठबंधन का हाल बेहाल नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जहां लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एनडीए और इंडिया के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद, वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने अपना पक्ष साफ नहीं किया कि वो इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर किसी गठबंधन में शामिल होगी। वहीं एनडीए में बीजेपी के अलावा अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा भी शामिल। फिलहाल अभी अगर चुनाव कराए जाए तो किसकी जीत होगी, इसे लेकर कराए गए सर्वे में बीजेपी को 70+ सीट मिलने का दावा किया जा रहा है। तो वहीं सर्वे के अनुसार एनडीए गठबंधन को 69 से 73 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जिसका मतलब ये है कि अगर वर्तमान में लोकसभा चुनाव कराए जाए तो यूपी में एनडीए को 70 से ज्यादा सीटें जीतने को मिल सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन, जिसमें समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखे जा रहे हैं, उसे सिर्फ 5 से 9 सीटें ही मिल रही। वहीं बसपा को 0 से 1 सीट पर जीत मिल सकती है और अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस सर्वे की सबसे बड़ी बात तो ये है कि 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जा रही। वहीं समाजवादी पार्टी का गठबंधन अपना पिछला आंकड़ा अभी नहीं छू पा रहा। सर्वे के अनुसार वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 51.2% वोट शेयर, इंडिया गठबंधन को 38.2% वोट शेयर, बसपा को 6.4% वोट शेयर और अन्य के खाते में 4.2% वोट शेयर जा रहे हैं। अगर बात की जाए 2019 लोकसभा चुनाव की तो इसमें समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं बसपा ने 10 सीटों को अपने नाम किया था। दूसरी खबर में बात आगरा की जामा मस्जिद की। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उत्तर प्रदेश में कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचे। यहां धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आगरा की जामा मस्जिद के नीचे श्री कृष्ण की प्रतिमा दबी, जिसे जल्द निकाल कर सामने लाएंगे। इस दौरान वो प्रसिद्ध कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन महाराज से मिले और प्रियकांत जू मंदिर में दर्शन किए। साथ ही मंदिर में चल रहे 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया और भोलेनाथ की पूजा कर आरती उतारी। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वृंदावन के बाकी बिहारी सब पर दया दृष्टि बनाए रखें। उन्होंने वृंदावन में होने वाले हादसे को लेकर कहा कि यहाँ पर भी व्यवस्था बदलनी चाहिए और काशी विश्वनाथ की तरह से विकास कार्य हो, यानी बाकी बिहार का कॉरिडोर बनना चाहिए, तभी हादसे रुक सकते हैं। वहीं इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने राजनीति पर बात करने से साफ मना कर दिया। बाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने कृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद विवाद में कहा कि हम पूरी तरह से कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगरा की जामा मस्जिद में श्री कृष्ण की प्रतिमा दबी है, जो कि जल्द निकलकर सामने आएगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने बाकी बिहारी के कॉरिडोर बनाने के पक्ष में कहा कि इस कॉरिडोर को जल्द बनाना चाहिए। ये शिवलिंग पूजा भी उसी के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ भी इसलिए किया जा रहा है कि भगवान राम की तरह
कृष्ण कन्हैया जल्द बाहर निकल के आए, जिससे सबकी आंखें खुल जाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि अब सनातन धर्म के लोग जागरूक हो रहे हैं, जल्द ही सब कुछ ठीक होगा और कृष्ण जन्मभूमि का इंतजार खत्म होगा। तीसरी खबर में बात सीमा हैदर की। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। अब सीमा से ज्यादा चर्चा सचिन की होने लगी है और इसका कारण है दोनों की लव स्टोरी में मिथिलेश भाभी की एंट्री। दरअसल मिथिलेश सचिन की पड़ोसी है और उन्होंने उसके बारे में कई तरह की बयानबाजी कर डाली। मिथिलेश भाटी ने सचिन को लेकर बॉडी शेमिंग वाले कमेंट तक कर डाले। सचिन को मिथिलेश ने लप्पू और झिंगुर बता डाला। ये भी कहा कि वो तो सिर्फ पाव भर का है और सीमा 5 किलोग्राम की। सीमा उससे प्यार कर नहीं सकती। इन्हीं कमेंट्स के बाद मिथिलेश भाभी चर्चा में आ गई और उनके इन डायलॉग्स पर कई तरह के मीम्स, रील्स और वीडियो भी बनने लगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सीमा सिर्फ सचिन को बेवकूफ बना रही है, सचिन तो भोला है। बात जब ज्यादा बढ़ गई तो सीमा सचिन के वकील एपी सिंह ने कहा कि वो मिथिलेश के खिलाफ मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि किसी के बारे में इस तरह की बयानबाजी करना सही नहीं। एपी सिंह ने कहा कि मिथिलेश भाटी ने सचिन के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की है, उसके लिए उन्हें देश के हर पति से प्रतिक्रिया मिलेगी। एपी सिंह ने कहा कि इस बात पर जोर दिया कि ये टिप्पणी सभी पतियों का अपमान है। उन्होंने कहा, हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में स्किन के रंग और शारीरिक खामियों के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। वहीं मिथिलेश के बयान पर सीमा हैदर ने भी रिएक्ट किया। सीमा ने कहा कि प्यार किसी के रंग रूप को देखकर नहीं किया जाता, प्यार दिल से किया जाता है। प्यार की परिभाषा 2 दिलों के बीच होती है, इसको कोई तीसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता। वहीं सचिन मीना का दिल बहुत अच्छा है, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। लाख परिस्थिति होने के बावजूद भी सचिन मीना ने मुझको अपना लिया। इससे प्यारा इंसान मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। लोगों को प्यार का मतलब समझना चाहिए। उधर सचिन पर बयानबाजी को लेकर मिथिलेश पर बात बन गई तो उन्होंने इस पर अपनी सफाई भी दी। कहा, मैंने किसी को बॉडी शेमिंग शुरू नहीं की, लोग मुझे भी लप्पी बोल रहे हैं, इसमें कोई अपमान करने जैसी कोई बात नहीं। मैं अपने बच्चों को भी ऐसे ही बोल देती हूँ, मेरे मुंह में जो आता है मैंने वो बोल दिया। उन्होंने आगे कहा, मैंने सचिन का किसी तरीके से कोई अपमान नहीं किया है। गांव की भाषा में ये रोजमर्रा की बोली का ही एक हिस्सा है। गांव में जिसकी टांगे पतली सी होती है उसको लप्पू सा या सरकंडा सा कह देते हैं। तो उन्होंने भी सचिन को किसी तरीके से अपमानित नहीं किया है। खैर, मिथिलेश की बॉडी शेमिंग वाले बयान पर सचिन ने कोई टिप्पणी नहीं की। अब क्या उनके वकील एपी सिंह मिथिलेश के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हैं या नहीं, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। चौथी खबर में बात हिंदू विरोधी स्कूल की। जय श्री राम का नारा लगाने पर नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में छात्र के वकील पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही पुलिस कमिश्नर नोएडा को शिकायत दी है। वही शिकायत की प्रतिलिपि डीएम नोएडा के अलावा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी भेजी गई। छात्र के पिता के मुताबिक उन्होंने सभी जगह अपनी शिकायत डिस्पैच करा दी है। हालांकि जिम्मेदार अधिकारियों ने इस तरह की शिकायत या संबंधित सूचना में अनभिज्ञता प्रकट की है। दरअसल ये मामला दादरी के एक प्राइवेट स्कूल का है। छात्र के पिता ने मुख्यमंत्री को भेजे शिकायती पत्र में कहा है कि वो वकील हैं और लंबे समय से विधि व्यवसाय करते आ रहे हैं। उनका बेटा लक्ष्य पिंक सिटी रोड दादरी के एक प्राइवेट स्कूल में 11वीं की पढ़ाई करता है। 3 दिन पहले 14 अगस्त को लक्ष्य अपनी कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। इस बीच बगल की क्लास में बच्चे जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इस नारेबाजी को सुनकर लक्ष्य की क्लास में भी बच्चे नारे लगाने लगे। इतने में स्कूल के पीटीआई यतीश और 2 महिला अध्यापक वहां पहुंचे और सभी छात्रों को डांट फटकार कर चुप करा दिया। इसके बाद इन शिक्षकों ने लक्ष्य को बाहर बुलाया और जमकर मारपीट की। वहीं शाम को उनका छोटा भाई विक्रांत लक्ष्य को लेने के लिए स्कूल पहुंचा तो वो गुमसुम था। ऐसे में विक्रांत ने इसका कारण पूछा और पूरा मामला जानकर हैरान रह गया। उसने तुरंत इस सिलसिले में स्कूल की प्रिंसिपल आशा शर्मा से शिकायत की, लेकिन आशा शर्मा ने अपनी ऊंची पहुंच बताकर विक्रांत को खूब हड़काया। वहीं इसके बाद घर पहुंचकर उसने अपने पिता को पूरी बात बताई तो वो खुद प्रिंसिपल के पास शिकायत करने पहुंचे। पीड़ित पिता ने बताया कि प्रिंसिपल ने उन्हें भी खूब हड़काया और कहा कि अब उनके बच्चे का नाम काटा जा रहा है। इसी के साथ प्रिंसिपल ने कहा कि वो उनके बच्चे का एडमिशन किसी अन्य स्कूल में नहीं होने देगी। पीड़ित पिता ने सीएम योगी को लिखे गए पत्र में बताया कि स्कूल से लौटने के बाद उनका बेटा इतने सदमे में था
कि उसने खुद को घर में बंद कर लिया। इससे उनका पूरा परिवार किसी अनहोनी से डर गया था। उन्होंने बताया कि ये शिकायत उन्होंने सीएम योगी के अलावा पुलिस कमिश्नर, शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और जिला अधिकारी के नाम भी भेजी। फिलहाल के लिए चार का चक्री में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।